चलिए, कुछ चीजें जो हम आपसे आज बात करना चाह रहे थे, उस बात करने में 25 साल जितने महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा कई सारी चीजें और महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर 1995 में आया था और अब 28 साल पूरे हो जाएंगे मुझे मध्य प्रदेश में। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मैं यहां मध्य प्रदेश में आया था तो पूरे मध्य प्रदेश में मुझे जानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। एक भी व्यक्ति मतलब एक भी व्यक्ति नहीं था। और मैं जब यहां आया तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता था, हिंदी में नहीं पढ़ा पाता था। कारण उसका ये था कि जो हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में ही पढ़ा था। फिर हिंदी पढ़नी शुरू की और हिंदी में चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। और आप ये जान करके हैरत में होंगे कि हिंदी मीडियम के 90% बच्चे हमारे बच्चे होंगे जो अधिकारी बने हैं। महत्वपूर्ण ये है। और अभी भी लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो जानते हैं, चाहे वो आईएएस बने हो, चाहे आईपीएस बने हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो या डीएसपी हो, वो सब उसी भाषा में है। खैर एनीवे, आप लोगों के लिए खासतौर से मैं आज 4 पॉइंट्स पे बात करने आ रहा हूं। पहला पॉइंट है, स्टूडेंट से बात करूंगा मैं, जो आप लोग यहां बैठे हुए हैं या जो पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए। दूसरी बात मैं करूंगा उन टीचर्स से जो हमारे साथ के लोग हैं या कहीं और भी हैं, और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जो बाकी जगहों पर भी कोचिंग चल रही है उनसे भी बात करूंगा। और ये जरिया यही हमारा यूट्यूब ही होगा। आप लोग यहाँ पे चूंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बात करते समय हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन उनसे भी बातचीत मेरी होगी और वो जितने लोग सुनेंगे वो सुन पाएंगे। तीसरी बात मेरी होगी पुराने अधिकारियों से जो हमारे बच्चे हैं। और चूंकि इस 27-28 सालों के सफर में हजारों अधिकारी हमारे बच्चे हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगा। इससे एक संवाद करने का एक तरीका मेरा बन रहा है आज। तो चूंकि ये तारीख ऐसी है जिस दिन हम बात कर सकते हैं, बाकी दिनों में आप लोगों को पता है जीवन की आपाधापी रहती है और पढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो उसमें मैं पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम उन बच्चों से भी जो हमारे अधिकारी हैं हम उनसे भी बात करें। और चौथी बात हम करेंगे यंग ऑफिसर्स से, जो अभी नए नए अधिकारी बनते हैं और उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह से वो उन समस्याओं से जूझते हैं या आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए। ये चौथी चीज़ है। तो हम आज इसीलिए पॉइंट बना के लाए ताकि मैं भटकूं नहीं, हर एक पे 2, 4, 5, 10 मिनट बात करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे कि हमने जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप क्या करेंगे और उसके 10 साल बाद क्या करेंगे, या फिर जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। और इसी तरह से हमारे जो शिक्षक बंधु हैं और जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो क्या करेंगे। आज हम ये कहने के लायक हैं और उसका कारण सिर्फ ये है कि 25 वर्ष एक ही जगह पर बैठ करके बिना कोई दूसरी ब्रांच खोले हुए, कोई नाम दिए हुए हमने काम नहीं किया है। हम हमेशा कहते हैं कि हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक मेरी इच्छा होगी, और यदि हम नहीं पढ़ाएंगे तो पीएस एकेडमी फिर पीएस एकेडमी कैसे रहेगी। और इसीलिए हम किसी को फ्रेंचाइजी भी नहीं देते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी लोग मांगने के लिए आते हैं और बहुत पैसा मिलता है फ्रेंचाइजी में, और वो पैसा बहुत लालच लोगों को हो जाता है, मुझे नहीं होता है वो। और मैं हमेशा मना कर देता हूँ कोई फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी तो ले लोगे लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए हम कैसे पहुंचेंगे ये बता दो, वो हो नहीं पाता है। आप लोग में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको हमने कभी पढ़ाया नहीं हो। हर एक बच्चा हमारी इस क्लास में पढ़ता है। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए, वक्त थोड़ा सा परेशानी का है। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद से अभी तक रिजल्ट हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आया ही नहीं है।
2019 में बहुत सारे बच्चे मेंस में निकले हैं, लेकिन अभी उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। 2020 में अभी आप लोगों के सामने ही बैठे हुए हैं जो बहुत सारे बच्चे जो निकले हुए हैं, अभी उनके इंटरव्यू क्या शेड्यूल आएगा पता नहीं। 2021 का प्री होगा, 2022 का प्री होगा, यही है ना? अभी तो 21 का मेंस होगा और 22 का प्री होगा, तो अभी उसमें सब लोग लगे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत बार कई लोग इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारा इस बार प्री में नहीं हुआ। मैं नए स्टूडेंट से बोल रहा हूं, पुराने स्टूडेंट सबसे बोल रहा हूं। एक वक्त आता है और वो वक्त आपको जीरो से हीरो बनाता है, उस वक्त का इंतजार कीजिए। कुछ लोग बीच में जर्नी को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो आप कोशिश करिए कि अपना इवैल्यूएशन भी कीजिए कि आप इस एग्जाम के लायक हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। यदि आप अच्छा नहीं लिखते, हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि अच्छा नहीं लिख रहे हो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। लोग इस बात से मुझसे नाराज भी होते हैं, लेकिन जिसको जिसको मैंने बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें एरर जीरो है। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने बोला है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और लोग बहुत परेशानियों में आते हैं मेरे पास। 90% से ज्यादा बच्चे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के होते हैं, और ऐसे में उनके मनोबल को बनाए रखना, जिसको हम मोराल बोलते हैं, उनके मोटिवेशन को बनाए रखना, जिसको हिंदी में हम अभिप्रेरणा बोलते हैं, इनको बनाए रखना भी हम लोगों का काम होता है। कभी भी कोई समस्या होती है तो मैडम अपने ऑफिस में बैठ करके उन समस्याओं को सुलझाती हैं। कभी कोई ज़्यादा परेशानी होती तो हम भी खड़े होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। हम हमेशा बोलते हैं हम किताब से नहीं पढ़ाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये पिछले 25 सालों से, और ये बातें चैलेंज भी करता हूँ कि गूगल में भी नहीं मिलेगा जो हम आपको मेंस में लिखवाते हैं। बस करना यह है कि आप अपना दिमाग वहां पर मत लगाइए, जो हम कहें उसी हिसाब से एग्जाम में लिख के आइए। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे, उतना आपका सिलेक्शन होने का जो संभाव्यता होती है ना, वो बढ़ जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वुड इंक्रीज मेनी फोल्ड। और हमने देखा है बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, हमने देखा है बहुत गरीब घरों से थे, 10th 12th ग्रेजुएशन में 3rd डिविजनर्स थे, यहाँ पर आए, पढ़े और सेलेक्ट हो गए। पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। और यहाँ तक कि बोलते थे, मैडम से बोलते थे, मैडम हमें बोलन नहीं आता, हमको बोलन सिखा दो। वो आज अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी हैं। हमने उनको भी देखा है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, जिनके बारे में मैं सोचता था कि ये तो बस फट से निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने 2-2 3-3 प्री में गायब हो गए। वो क्यों? क्योंकि उन 2 घंटों में शायद कंसंट्रेशन उनका ठीक नहीं रहा, या उन्होंने प्री को मेंस के हिसाब से पढ़ा। प्री का मतलब फैक्ट बेस्ड आपको रहना है। और यूपीएससी वालों को मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि भाई पहले अपना स्टैटिक पार्ट ठीक करो, फिर करंट अफेयर्स पे जाना। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पे चले जाते हैं, स्टैटिक पार्ट खराब होता है, पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। स्टैटिक पार्ट अच्छा करो, सबके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। मेंस के लिए लिखना और सिर्फ लिखना, हर एक शब्द का एक मतलब होता है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि एक बार में हमें बताना है तो मैं बता देता हूं। और एग्जामिन का मतलब अलग होता है, डिस्कस का अलग होता है, एक्सप्लेन का अलग होता है, इलस्ट्रेट का अलग होता है, इलुसिडेट का अलग होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का अलग होता है, कंपेयर का अलग होता है। सबके मतलब अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक ही प्रश्न के 10 तरीके के उत्तर होंगे, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या दिया वो ये ध्यान रखना है। जो ध्यान नहीं देता है वो यूपीएससी में नहीं निकल सकता है। इसी तरीके से राइटिंग में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम नहीं हुआ। कल मैं किसी से सिटीजनशिप पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था फटाक से बोलिए, तो परेशानी क्या हुई कि उनको याद तो थी लेकिन वक्त लग रहा था। उतना वक्त हमारे पास नहीं होगा,
लिखने में हमारे पास ऐसा होना चाहिए फट 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 हमारे हाथ से लिख के चला जाए। वो हमसे ज्यादा मस्ती भी कोई नहीं करता होगा क्लास में, हम खूब मस्ती करते हैं क्लास में। क्यों? क्योंकि वो एंगेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एंगेजमेंट टूल है कि आप क्लास में अटेंटिव रहें, नहीं तो छूट जाएंगी चीजें। आप में से ऐसा कभी भी कोई नहीं रहा होगा क्लास में कि उसने इधर उधर देखा हो, भटका हो और विद इन 1 सेकेंड मैंने उसको टोका नहीं हो। इतनी बड़ी क्लास की बात कर रहा हूं, हर एक पर मेरी नजर रहती है। और एक और चीज आप लोगों को महसूस होती होगी, हर एक व्यक्ति को यह लगता मैं सिर्फ और सिर्फ उसे देखता हूं, किसी और को नहीं देखता हूं। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को भी अटेंशन में रखती है और इसीलिए हम आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात हुई। दूसरी बात, अब 25 सालों का अनुभव मैं उन लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो टीचर्स हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं। टीचिंग इज ए पैशन नॉट प्रोफेशन। बहुत याद रखिएगा इस बात को, टीचिंग एक पैशन है। मतलब आप 12 बजे कहोगे हमें पढ़ाने को, हम 12 बजे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। रात की बात कर रहा हूं मैं, और मैडम यहां पे बैठी हुई हैं, हमने रात में 12 बजे तक क्लास ली है। और वो बच्चे सारे आज बड़े अधिकारी, कुछ आईपीएस भी उनमें से। तो ये एक पैशन है। हमारी क्लास में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मुझे याद है कि मैं याद करूंगा कुछ लोगों को जो लोग यहां पर थे। एक हैं पर्वत सिंह, मैं उनको इसलिए याद करूंगा क्योंकि मैं और पर्वत सिंह दोनों लोग ही पूरे इंस्टीट्यूट को चलाते थे। पर्वत सिंह ऑफिस खोलते थे, ऑफिस बंद करते थे, ऑफिस में ताला लगाते थे, ऑफिस में ही सोते थे, वहीं रहता था वो। और किसी ने उसको 1000 रुपए दे दिए फीस में, उसने 1000 रुपए ले लिए। न हमने कभी पूछा, न उसने कभी कहा, और पूरी की पूरी हमारी बैचेज ऐसे ही चलती, जिसने जो दे दिया वो ले लिया गया, दोबारा टोका नहीं गया कभी किसी बच्चे को। मतलब करोड़ों रुपए की फीस हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ी हुई है, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा लगता था कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है और वो पढ़ लेगा, निकल जाएगा, और निकले भी उसमें से बच्चे बहुत सारे निकले। एक आध बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों बच्चों की बात कर रहा हूं। और जब पर्वत सिंह मेरे पास आए थे तो वो क्लास 10th पास करके आया था शायद, या 11th 12th पास करके आया होगा। और हर वो काम जो घर का होता वो सब करते थे यहीं बैठ करके, मतलब हर काम, चाहे झाड़ू पोछा लगाना, कुछ भी हो। लेकिन आज ही इज अ लॉयर एंड प्रैक्टिसिंग इन होशंगाबाद, और बहुत अच्छा सक्सेसफुल लॉयर हो गया। आप सोचो, उसको हमने पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। वो एमपीपीएससी देने लायक स्थिति में नहीं था, लेकिन लॉयर तो बन सकता था। लॉयर बनना, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। और अभी भी ये होता है, यदि कोई हमारा अधिकारी होशंगाबाद में पहुंचता है तो मैं पर्वत को बोलता हूं भाई बात कर लेना, कोई जरूरत हो तो ये बता देगा तुम्हें। तो ये संपर्क जो हमारे हैं, इन संपर्कों की जरूरत टीचर्स को भी होती है, कि टीचर्स देखें कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स। जो हम पढ़ाते हैं, आज से 20 साल, 25 साल, 28 साल पहले जो मैंने पढ़ाया वो यदि हम आज पढ़ा दें तो एक भी बच्चा पास नहीं होगा। हम लोगों को रोज पढ़ना पड़ता है। ऐसी कोई न्यूज नहीं होगी जो आप पढ़ के आए हो और हमने नहीं पढ़ी हुई, गारंटी होती मेरी रोज की। आप चाहे कुछ भी पूछें, हमारे पास वो तैयार होगा। तो अपग्रेड योर स्किल्स, मैं सारे टीचर्स को भी बोलना चाह रहा हूं, अपग्रेड योर स्किल्स, अपडेट रहिए और काम करिए आप स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर्स होंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा और प्रगति भी मिलेगी। आप देखो, हम जो कहते हैं, बहुत सारी चूंकि मैं इतने सालों से देख रहा हूं कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिन्होंने मीटियोरिक राइज ली। मीटियोरिक राइज मैं कह रहा हूं, मीटियोरिक राइज का मतलब होता है अचानक से वो धूमकेतु की तरह से ऊपर उठे और एकदम सितारे की तरह से बुलंद हो गए, और अचानक से उनका पतन शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ ऐसा? इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक जो इल प्रैक्टिस है, इविल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिसेस हैं,
वो शुरू हुई और उसमें पैसा खर्च होता है। देखो इनकम तो लिमिटेड है ना, इनकम कैसी है, लिमिटेड इनकम है। अब मान लीजिए, हम तो आपको ये भी बताते हैं, एक आईएएस ने मुझे फोन किया था, जमाने पहले की बात है, कि हम आपको अपना नाम दे देते हैं। हमने कहा जरूरत नहीं है मुझे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसा होता है कि आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वो जब के बने हुए तब वो कोचिंग में नहीं थी, लेकिन उनके नाम छापते हैं कि ये हमारे हैं। उससे होता क्या है, उनको आपको पैसा देना पड़ता है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से ही बात कर रहा हूं अभी, उनको आपको पैसा देना पड़ता है। और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी गिरा हुआ रहता है। आप कैसे पढ़ाओगे किसी बच्चे को, आपका कॉन्फिडेंस तो है नहीं, आप तो किसी दूसरे के नाम पर चढ़ के बात कर रहे हो। हम तो कहते हैं हम जिसको पढ़ाते हैं वो अधिकारी बनता है। तो आप भी यही करिए कि आप पढ़ाइए, आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका भी नाम दे दो, उनका भी नाम दे दो, उनकी भी फोटो दे दो, इनकी भी फोटो दे दो। हमारे यहां जितने फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, हजारों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से किसी को भी आप सुन लीजिए और जाके बात कर लीजिए, वो एक ही नाम बोलेगा कि हम वहां से पढ़े हैं। लेकिन उनकी भी फोटोएं अलग अलग जगह पर लगी रहती हैं। लेकिन उनसे जब पर्सनली पूछोगे तो वो बताएंगे। और हमारी समस्या ये कि हम उनकी फोटो का प्रचार नहीं करते, बाकी लोग उनका प्रचार कर देते। तो वो क्या होता है, इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम खराब होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति की वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे उंगली उठ जाती कि यार ये तो बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा, आप ऐसे सोचिए, यदि आपने 1000 बच्चों को पढ़ाया है और आप ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, और 1 साल हर बच्चे का लिया है आपने, और वो बच्चा घर में जाकर के, गांव में जाकर के ये कहता है कि बहुत कठिन एग्जामिनेशन है, तो आप जरा 1000 बच्चे इंटू 1 साल बराबर 1000 साल आपने खराब किया इस समाज का। इस बात पर आपको चिंतन करना होगा। यदि आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो ये मानवता के प्रति भी अपराध है। आप ध्यान दीजिए, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन सम्मान जो लोग दें अपने अंदर से, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। आप कोशिश करिए, क्योंकि हम टीचिंग फ्रैटर्निटी के लोग हैं, हम लोग शिक्षक लोग हैं, हम लोगों का काम यही होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ देखें और कहें कि इन्होंने त्याग किया है हमारे लिए, इन्होंने वक्त दिया है हमें, इन्होंने हमारे लिए सोचा है और हमको आगे बढ़ने के लिए जहां जरूरत पड़ी वहां पर किया। हम तो आज भी करते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर रैंक तक बच्चे हैं, आईजी हमारे बच्चे हैं, डीआईजी हमारे बच्चे हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं। कभी भी किसी छोटे से बच्चे को भी तकलीफ होती है तो हम उसको फोन करके बोलते हैं, भाई देखो ये बच्चा अपना है, ध्यान देना, इस पर कोई परेशानी ना आने पाए, कोई भी परेशानी हो। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा छात्र है वो ताउम्र हमारा छात्र है। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ये भाव हमको जागृत भी करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ किस नजरिए से देखे जाएंगे? नोट छापने की मशीन के नजरिए से देखे जाएंगे। कोई हमको विद्वानों की श्रेणी में नहीं रखेगा, कोई शिक्षकों की श्रेणी में नहीं रखेगा। लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि आओ कोचिंग में इन्वेस्टर्स ढूंढ लेते हैं। जब इन्वेस्टर ढूंढेगा तो वही स्थिति होगी जो जमींदारी प्रथा में हुई थी। हिस्ट्री से याद रखो कि जो नए नए जमींदार बने थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको ये मतलब नहीं था कि रैयत या रियाया या जनता के साथ कोई रियायत की जाए, जितना नोच सको उसको नोच लो, इस भाव से काम होता है। कोचिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स का मतलब बच्चों को नोचने की तैयारी की प्रथा है, और ऐसा होने लगा। मैं ये भी कहूंगा, आप कम पैसे कमाओ, अपने सम्मान के साथ रहो। टीचर से भी मैं कहूंगा अपडेट रहो, बेहतर होगा। अब मैं बात करूंगा अपने पुराने अधिकारियों से। जो हमारे बच्चे हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा करना भी चाहिए। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। आप जब भी कोई डिसीजन लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका डिसीजन प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हो। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं जाए।
प्रो लीगल हो, कानूनी भी हो, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आपकी सोशल सेंसिटिविटी भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि कानून का प्रयोग आप अपने लाभ के लिए कर रहे हो। आप कानून का प्रयोग जनता के लाभ के लिए करिए, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकारी होते हैं वो लोग, जिनके जाने पर पूरे सबऑर्डिनेट्स पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली मनाते हैं। और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जब वो उस शहर से, उस जिले से छोड़ के जाते हैं तो लोग रोते हैं, ऐसा अधिकारी नहीं मिलेगा। आप उन अधिकारियों की श्रेणियों में आइए कि जहां पर आपके जाने पर लोगों को दर्द हो कि इन्होंने इस जिले को, इस क्षेत्र को, इस संभाग को, इस सब डिवीजन को एक नया संवेदनशील चेहरा दिया था, जिन्होंने हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा और काम किया। आप वो लोग बनेंगे। ये आप लोगों के लिए भी है। जब आप 2, 4, 5 साल, 10 साल की नौकरी कर लेंगे तो ये भी होगा, होना भी चाहिए। तो अधिकारी के रूप में आप हमेशा ये सोचिए कि मैं उसकी जगह पर होता और ये मेरी जगह पर होता तो मैं क्या उम्मीद करता इससे। जिस दिन आप इस विकैरियस फीलिंग को, दूसरे के मन के जो भाव हैं उनको समझने लगेंगे, उस दिन मेरा ख्याल है कि आपका अधिकारी बनना ठीक होगा। याद रखिएगा, अधिकारी हम बोलते हैं, हमारा संविधान, हमारा कानून हमको सिविल सर्वेंट बोलता है। हमको क्या बोलता है? नौकर, सर्वेंट। ये भाव जब तक अपने अंदर नहीं होगा कि वी आर हियर टू सर्व देम, वी आर हियर टू गिव सर्विसेज टू देम, वी आर हियर टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज फॉर द पुअर, environment for the enhancement of industries and trade, and above all we have to see the entire ecosystem which can sustain the life on this earth with positivity and progress. This is what we say. यही हमको चाहिए ना। तो आप अधिकारी के रूप में भी इस तरह से काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा नाम करेंगे। आप अपने आप को जनता से अलग मत जोड़िए। क्या होता है, जैसे ही आप अधिकारी बनते हैं आपके अंदर विशिष्टता का भाव आ जाता है, सामान्यता का बोध खत्म हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप उस सिस्टम में, कहा जाता है कि यू आर कोऑप्टेड इनटू द सिस्टम ऑफ एलिटिज्म, आप कुलीनता के तंत्र में खिंच करके चले जाते हैं। और आपको प्रभावित करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जो अवैध व्यापारी हैं, भूमाफिया हैं, धनपशु हैं। वो आपको प्रभावित कर ले जाते हैं। वो आपके पैर पकड़ के, नाक रगड़ करके आपको इतना खुश कर देते हो, इतनी सारी चीजें आपको देते हैं कि आप अपने नाक ऊपर कर लेते हैं, ऐसे होते चले जाते हैं। आपके अंदर भाव आता है हम तो सबसे बड़े हैं। जनता दिखना बंद हो जाती है। और जब जनता दिखना बंद हो जाती तो एक दिन ऐसा आता है कि वही व्यापारी, वही भूमाफिया, वही धन पशु आपको एक ऐसे भंवर में डाल के जाता है कि आपके ऊपर इतने सारे अपराधों की लिस्ट बन जाती कि जब आपको सुकून चाहिए होता है आपकी जिंदगी में, उस समय आप मुकदमे लड़ रहे होते हैं। इनसे बचिए, आप जनता के लिए काम करिए। कुछ अधिकारी कहते हैं हम कलम बचा के काम करते हैं। कलम बचा के आप काम करते हैं, यहां पर आप कलम बचाते हैं, वहां पर कौन सी कलम आपकी बच रही है जिसको आप बचा करके काम कर रहे हैं, उसको भी देखिए। आप उस भाव को रखिए अपने मन में। अब कुछ नए अफसरों के लिए, कुछ नए अफसरों के लिए मैं नए अफसरों से यह कहना चाहता हूं कि आप अधिकारी बन गए हैं, और अधिकारी बन गए हैं तो यह बात तय है कि आपको नौकरी से पैसा मिलेगा। आप आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले बच्चों को गलत सलाह क्यों दिलवा रहे हैं? वो मैं उन अधिकारियों कह रहा हूं,
आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आपका सम्मान, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा हम लोगों की भी नजरों में गिरती है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की भी नजरों में गिरती है जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां आप पढ़े ही नहीं हो, वहां पर कहने लगते हो हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा। आप क्या कर रहे हो? आप लाखों बच्चों की फीस को किसी ऐसी जगह पर डलवा दे रहे हो जिस पर आपका भी विश्वास कभी नहीं रहा है। ये नए अधिकारियों को पैसा कमाने की ललक नहीं होनी चाहिए। आपको पैसा मिलेगा और सम्मान के साथ मिल रहा, उस सम्मान को क्यों नहीं कमा रहे हो आप? क्योंकि आज की तारीख में सभी लोगों को सब कुछ पता है। मैं एक भी पैसे का प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, एक भी पैसे का एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि यदि 10 बच्चे भी मेरे सामने बैठ के पढ़ेंगे तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं उनको पढ़ाऊं। पैसा वैसा तो सब अलग चीजें हो जाती हैं। समय सबको मौका देता है, समय सबको बचने का भी मौका देता है। तो यदि गलतियां हो गई हो तो उसको अंडन करने का भी मौका समय देता है। तो नए अधिकारियों से मेरी ये बिल्कुल सिंपल आप एडवाइस मान लीजिएगा कि आप जब ऐसा करते हो तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग आपको देखेंगे, बोले ये लालची अधिकारी था, ये बिक गया था पहले ही दिन सिलेक्शन होने के बाद। और इनके बिकने की वजह से वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टूट जाते हैं जो उनको पैसा दे दे करके पेट भरते हैं। तो इनका पेट भरा, तुम्हारा पेट भरा, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी टूटता है। तो ये दोनों तरफ से नुकसान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नुकसान है और उस अधिकारी का। क्योंकि नया अधिकारी जब बनता है तो उसका अपना एक नाम कैसा बनना चाहिए, लोग जो दिल से याद रखें कि हां हमने काम किया है। ये याद न रखें ये बिकने वाला अधिकारी है। पहले दिन आपका सिलेक्शन हुआ, आप कहीं पे जाके फोटो लेकर के, आपके पास लोग आएंगे, मैंने कहा ना, लोग आएंगे जो आपको कहेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कहते सर आपने हमारी फोटो नहीं छापी, भाई भूल गए होंगे। और हम आपको बता दें 95 से लेकर के और 2010-11 तक हम तो फोटो भी नहीं लेते थे, नाम भी नहीं लिखते। ठीक है यार, बच्चे हैं, पढ़ेंगे जाएंगे, इससे क्या सोचना है हमको। तो बेसिकली यदि आप देखो तो हमने जो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया वो सिर्फ एक विषय पर, एक मिशन पर। पैसा आता है ये मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं आता, हम लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन उसके लिए अपना पतन कर लेना ये कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं है। और हर एक व्यक्ति में संभावना होती है, मैं हमेशा ये भी कहता हूं। और हर एक व्यक्ति को अपनी संभावनाओं को तलाशना भी चाहिए और तराशना भी चाहिए। यदि आप अपनी क्षमताओं को ठीक कर सकते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और कई बार बातें करते, मैसेज आ गया था, मैं सोच रहा था कोई आने वाला तो नहीं है, तो इसलिए मैं देखने लगा था। मिट्टी, आपको पता है ना, मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि मुझे ऐसा दीपक बनाना ताकि मैं प्रकाश दे सकूं मंदिर में जाकर के। कुम्हार ने कहा ये तो बहुत छोटा काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, चाक पर घूमना पड़ेगा, बार बार टूटना पड़ेगा और आंव में जलना भी पड़ेगा, जिसमें भट्टी होती है, जिसमें पकाया जाता है मिट्टी के बर्तनों पर। यदि तुमने ये सह लिया तो तुम प्रकाश वाले दीपक बन जाओगे जो सबको प्रकाश देगा। ये आपके लिए कहानी भी है। मतलब आप तभी अधिकारी बनोगे जब इस सारी प्रक्रिया से गुजरोगे। आपका ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए। कई बार ऐसा लगेगा नींद आ रही, क्या किया जाए अब। आप कोई बात नहीं, जब तक अपना काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा सा नींद को टालिए और आइए चल के बढ़े हम लोग। आखिरी एक, सर आप बैठे हैं इसलिए मैं ये कहानी एक सुना रहा हूं। और ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में इस तरह की कहानियों की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। कहानी कुछ यूं है कि एक ऋषि थे शाल्विन, और उनकी शादी हुई इतरा से। इतरा से मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि शिक्षकों की बात हो रही है। अब इतरा जो थी वो शूद्र कुल की थी, तो ऋषि की शादी इतरा से हुई। और एक बार राजा ने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। होना तो ये चाहिए था कि इतरा के पुत्र को, शाल्विन के पुत्र को भी वो दान दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो शूद्र से उत्पन्न है, इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा। इस बात पर इतरा को भी बुरा लगा, शाल्विन को भी बुरा लगा, और इन दोनों के पुत्र को भी बुरा लगा। और उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि इसको पढ़ाया जाए। फिर उनको पढ़ाया गया, और जब पढ़ाया गया तो बहुत सारे श्लोक छंद विद्याध्ययन में लगे वो। और फिर एक परीक्षा हुई जिसमें सभी ब्राह्मण और ये भी बैठे हुए थे, और उसमें शाल्विन और इतरा के पुत्र को सिर्फ प्रथम ही घोषित नहीं किया गया, ये कहा गया कि ये जितने लोग इनसे पढ़ रहे हैं इनसे ये कईयों साल आगे हैं और सर्वश्रेष्ठ भी हैं, और इसलिए ये ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं होता, ये मैं बार बार जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। और आपको ये जान करके हैरत होगी कि शाल्विन और इतरा के पुत्र का नाम क्या है, पता है आपको? शाल्विन और इतरा के पुत्र का नाम है ऐतरेय, जिसने ऐतरेय ब्राह्मण लिखा है। और ये ऐतरेय ब्राह्मण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतरेय ने अपना नाम अपने पिता के नाम पे नहीं रखा, उन्होंने अपनी माता के नाम पर रखा कि शूद्र भले ही हो, लेकिन आज आप देखिए हमने आपको कहां प्रतिष्ठित किया है। ये आपका भी काम है कि आप अपने मां बाप के नाम को प्रतिष्ठित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।